हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट, है ना। तो चलिए, आज ये हमारी साइंस की फोर्थ क्लास है आज हमारी साइंस की। ये इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने साइंस में बायोलॉजी को हमने डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करने की, समझने की कोशिश की है, राइट, है ना। तो जो बायोलॉजी है उसको हम डायग्राम्स के थ्रू ही स्टडी करेंगे, जिससे कि हम लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज कर सके, राइट, है ना। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो किया है हमने जो बेसिक सेल्स का इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट क्लास में, है ना। देन उसके बाद हमने देखा जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल्स की, राइट, एंड हमने देखा क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम्स को देखा, क्रोमोसोम्स के टाइप्स देखे, राइट, क्रोमोसोम्स के टाइप देखे। इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो क्रोमोसोम्स के ऊपर थी, राइट, और जिसमें हमने अपने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की थी, राइट। तो कुछ पोर्शन इसका बचा हुआ है क्रोमोसोम्स का, जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप इसी तरीके से बने रहिएगा एंड समीक्षा इंस्टीट्यूट को सपोर्ट दिखाइएगा, राइट, है ना। ये है समीक्षा इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म, राइट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और जो भी डायग्राम्स मैं बोर्ड पर बनाती हूँ उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर साइंस को पढ़ना है और खासतौर पर बायोलॉजी को पढ़ना है तो विदाउट डायग्राम आपको कभी समझ में नहीं आएगी, राइट। तो आप लोग डायग्राम बनाते चलिएगा साथ में। तो क्रोमोसोम्स से हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, क्रोमोसोम्स 4 टाइप्स के रहते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स जिसमें हमने देखा था कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद हमने देखा था टीलोसेंट्रिक, राइट। तो इस तरीके से हमने जो हमारे क्रोमोसोम्स है उनका सब डिवीजन देखा था कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राइट। जैसे कि जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कुछ क्रोमोसोम्स रहते हैं ऑटोसोम्स, है ना, जिन्हें हम बोल लेते हैं ऑटोसोम्स। जो कि कॉमन जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उन सबको हम बोल लेते हैं क्या, ऑटोसोम्स, राइट। एंड कुछ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट, क्रोमोसोम्स रहते हैं। जो क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करने में कि कोई लिविंग बीइंग है वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एंड जो क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, जो क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, राइट। तो ये जो टर्म है इनको आप ध्यान रखिएगा, राइट, है ना। और इसके अलावा ये कुछ टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। देन क्रोमोसोम्स, है ना, कुछ क्रोमोसोम्स के नाम हैं, जैसे कि हम देखेंगे जैसे लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स है एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है। तो कुछ क्रोमोसोम्स की जो लेंथ है वो अननेसेसरीली ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाए जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स में, है ना, एनिमल्स में। तो उनको हम कुछ नाम देते हैं, स्पेशल नाम है, जैसे कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, राइट, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स कैसा रहता है ना, इसका स्ट्रक्चर जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स रहते हैं ना, जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स में है ना एंड जो अदर स्पीसीज में पाए जाते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और लॉन्ग हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है इसका कुछ,
है ना। इस तरीके के इसमें लूप्स पाई जाती हैं। लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम है उसमें लूप्स देखने को मिलती है, लूप्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है, ये लूप्स है, राइट। ये क्या है, लूप्स। जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है वो लूप्स फॉर्मेशन करता है, इसकी क्या है, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो लूप की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। और ये इसकी क्रोमेटिड्स है, ये इसकी क्या है, क्रोमेटिड्स, राइट। क्रोमेटिड्स है ये दो, है ना, जो हर एक क्रोमोसोम्स में रहती हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स रहती हैं वो 2 रहती है ना। तो ये क्रोमेटिड्स है, राइट, और ये लूप्स है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, राइट। एंड अनदर एक टाइप है क्रोमोसोम्स का, डिफरेंट सा ही उसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो कि जो ड्रोसोफिला इंसेक्ट है उसमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम, राइट, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, राइट, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है इसकी। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा, इसमें कॉइलिंग टाइप की देखने को मिलती है, इस तरीके से कॉइल किया रहता है इसकी, इसलिए क्या है, इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम, है ना, जो कि ड्रोसोफिला में पाया जाता है ना। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है जिसमें हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ टर्म है, कुछ क्रोमोसोम्स के टाइप हैं, उनको ध्यान में रखना है, राइट। और ये स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया कंप्लीटली, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर ली है, ये मोर देन इनफ है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, राइट, क्रोमोसोम्स को, राइट। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, जो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, एक वर्ड यूज होता है वो है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। इसका मतलब है कि डिप्लॉयड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n रहते हैं, और हैप्लॉयड का मतलब है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। मतलब कि जो सेल है, सेल में 2n जब क्रोमोसोम्स रहते हैं, इसका मतलब फुल क्रोमोसोम, जितना एक स्पीसीज में क्रोमोसोम होते हैं वो पूरे हैं, है ना। और n का मतलब है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गए, है ना, इसलिए इसको n बोलते हैं, राइट। तो ये दो टर्म यूज होते हैं, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं, है ना। इसी तरीके से एक जीन टर्म यूज होता है। जीन का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम है, जो लंबा क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देता है, वो बहुत सारे जीन्स में डिवाइड रहता है, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, है ना, पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोल लेते हैं जीन, है ना। जीन रहते हैं जो कि एक डीएनए होता है, जीन एक डीएनए सिचुएटेड रहता है क्रोमोसोम्स पर, है ना, जो कि एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है हर एक स्पीसीज में, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम्स के बाद अब हम देखते हैं जो वैक्यूल है, वैक्यूल की थोड़ी और डीप स्टडी करते हैं, है ना। जो वैक्यूल हमने देखा था, जो सेल है, राइट, ये सेल है, सेल के अंदर हमने देखा था ये हमारा न्यूक्लियस के साइड में हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को देखा था, जिसमें एक होता है वैक्यूल, है ना। वैक्यूल भी हमने स्टडी किया था, जो कि ये किस तरीके से एम्प्टी प्लेस रहता है सेल ऑर्गेनल, जिसमें कि बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप के वो रहते हैं। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये हमने देखा था, राइट। और इसकी जो मेम्ब्रेन है जिससे बना रहता है उसको हम क्या बोल लेते हैं, टोनोप्लास्ट। इसकी जिस मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, है ना। तो 4 टाइप्स के वैक्यूल्स कौन कौन से रहते हैं,
है ना। और इसका जो डिवीजन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है वैक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज, है ना। जैसे कि कुछ वैक्यूल रहते हैं वो क्या है, मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं, कुछ वैक्यूल होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, एंड कुछ वैक्यूल होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में, जैसे कि मतलब कुछ अनवांटेड थिंग है, चीज़ है हमारे जो सेल में, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं अपने आप से, एंड है ना। और कुछ होते हैं जो कि जिसमें एयर फिल रहती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एयर फिल रहती है ना। तो उसके बेसिस पर इसको जो वैक्यूल है उसको क्लासीफाई किया गया है ना, वैक्यूल, राइट। वैक्यूल है, फर्स्ट है सेप वैक्यूल, देन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड थर्ड हमारा फूड वैक्यूल, एंड लास्ट है हमारा एयर वैक्यूल, राइट। तो इस तरीके से जो वैक्यूल है, वैक्यूल के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। सेप वैक्यूल में क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स को स्टोर करता है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, राइट। और फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, राइट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड एयर वैक्यूल होता है जिसमें एयर फिल रहती है, राइट, जिसमें एयर भरी रहती है, उसको हम बोल देते हैं एयर वैक्यूल, राइट। तो ये वैक्यूल के बारे में इतनी स्टडी करना मोर देन इनफ है, राइट। इसका हमने फंक्शन देखा कि वैक्यूल का फंक्शन होता है स्टोरेज, है ना, किसी भी थिंग का स्टोरेज करना, राइट। और हमने इसका डायग्राम देखा, इसके टाइप देखे, तो ये मोर देन इनफ हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वो है हमारा जो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेलुलोज जो एक मटेरियल रहता है जिससे ये बनी रहती है, राइट। जो रिजिड बॉल रहती है प्लांट सेल में, सबसे आउटर मोस्ट कवर जो रहता है प्लांट सेल में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल, राइट। तो उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, किस चीज़ से बनी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो हम स्टडी करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं अब सेल वॉल, राइट, सेल वॉल। तो सेल वॉल का हम स्ट्रक्चर के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सेल वॉल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। ये सेल वॉल रहती है, प्लांट में पाई जाती है ओनली, है ना। कुछ बैक्टीरियाज हैं उसमें भी पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है ना। और ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है सेल को, सेल वॉल, है ना। इस तरीके से इसमें लेयर्स रहती हैं, राइट, ये है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है सेल वॉल की, सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या बोल देते हैं, जो कि हम हर एक जो सेल है उसमें पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो सबसे अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन रहती है, राइट। इसके आउटर में फिर देखेंगे वो है प्राइमरी, सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। एंड इसके आउटर में देखेंगे फिर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, राइट, प्राइमरी सेल वॉल, राइट। जो प्राइमरी सेल है वो पहले बनती है, देन सेकेंडरी सेल है वो बाद में, सेल वॉल है वो बाद में बनती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद एक और जो लेयर रहती है जो कि एक सेल को दूसरी सेल से अटैच करने का काम करती है, वो होती हमारा मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला होता है ना। काफ़ी थिक रहता है, इस तरीके से इस सेल को कनेक्ट किए रखता है ना। इसको हम डार्क करके देखते हैं जिससे कि हमें समझ आए, राइट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मिडिल लेमेला, जो कि जिससे कि एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट रहती है, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्या, मिडिल लेमेला,
मिडिल लेमेला, राइट। तो ये कुछ पार्ट है, ये कुछ पार्ट है हमारे जो सेल वॉल रहती है प्लांट्स में, राइट। और इसके अंदर क्या है, सेप भरा रहता है ना, सेप भरा रहता है। जो भी प्लांट का, जो भी प्लांट सेल का जो भी मटेरियल होता है, जैसे कि नॉर्मल सेल में होता है, वो सारे इसमें देखने को मिलता है। जैसे न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइट। इस तरीके से इसमें साइटोप्लाज्म है, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है ना। और इसी को क्या बोल लेते हैं हम, लूमेन, राइट। तो ये है, और ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में इस तरीके के चैनल्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो प्लांट सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में इसका मटेरियल ट्रांसफ़र हो सके, मटेरियल ट्रांसफ़र हो सके, इस तरीके के चैनल्स देखने को मिलते हैं प्लांट सेल में। इनको हम क्या बोल देते हैं, ये चैनल्स जो रहते हैं प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है मटेरियल का वन सेल टू अनदर सेल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, राइट, प्लाज्मोडेस्मेटा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, बहुत ही मेन पार्ट है, प्लाज्मोडेस्मेटा पूछा जाता है ना। तो ये हमारी प्लांट सेल वॉल, ये हमारी प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, राइट। तो इस चीज को आप डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट, और डायग्राम को नोट भी कर लीजिएगा। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम, इससे आगे हम स्टडी करते हैं, वो है सेल डिवीजन। अब हम स्टडी करेंगे सेल डिवीजन की, कि जो सेल है एक सेल से दूसरी सेल में किस तरीके से बनती है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं सेल डिवीजन में, उसको हम स्टडी करेंगे, राइट। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, है ना। और ये डायग्राम्स हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इनके थ्रू आप अगर स्टडी करेंगे, डायग्राम्स को बना बना के अगर स्टडी करेंगे, तो बायो और साइंस आपको कंप्लीटली इजी लगने लगेगी, राइट। तो आप लोग साथ साथ में डायग्राम्स को बनाते चलिए, है ना। तो क्या है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं, बिग प्लांट्स हैं, और अदर एनिमल्स हैं। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं, जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है ना। सिंगल सेल है वो डिवाइड हुई है, सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स बनी, जो कि टिश्यू बनाती हैं, है ना। देन टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, राइट। ऑर्गन मिलके, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं, है ना। इस तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बनी रहती है ना। तो इसलिए क्या है कि जो सेल है, सेल को मल्टीप्लाई करने का एक रहता है, कि जो मल्टीप्लाई करेगी सेल, तभी तो वो एक जो नया ऑर्गेनिज्म है, या फिर बोलें तो बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, राइट, है ना। और जो क्या है, कभी कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें कहीं चोट लग गई है, तो क्या होता है, उस पार्ट पर जहाँ पे हमें इंजरी हुई है, वहाँ से फिर न्यू सेल्स बन जाती हैं, और जो भी हमें बाउंड है, जहाँ पे इंजरी हुई है, उसे ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि जो सेल हैं, सेल डिवाइड होती रहती हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में बनती रहती हैं और डाई होती रहती हैं, राइट। तो ये चीज़ हमारी चलती रहती है ना। तो चलिए फिर अब हम सेल स्टडी के, सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन से फेजेस से होके सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, राइट। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, राइट। हर किसी को ये समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे, जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना। और इसको हम कंप्लीटली एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे, तो ये आपको भी इजी लगने लगेगा, है ना। और इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सेल जो डिवाइड होती है वो दो प्रोसेस में होती है। फर्स्ट है माइटोसिस, देन सेकंड है मियोसिस, देन है मियोसिस, राइट, देन है मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू सेल डिवाइड होती है। तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस में एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, राइट। एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पेरेंट सेल में 2n है,
तो इसमें जो न्यू सेल भी बनी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 2n ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं होंगे माइटोसिस डिवीजन में, जबकि जो मियोसिस डिवीजन है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। और इसमें एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, इसमें एक सेल से 4 सेल बनती हैं, राइट। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 2n रहते हैं पेरेंट सेल में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो जाते हैं, राइट। जो बनती है सेल, न्यू सेल बनती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसलिए जो मियोसिस डिवीजन है उसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, राइट। इस तरीके से कुछ साइंस से, साइंस के टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको आप नोट करते चलिएगा जो मैं बोल रही हूँ, राइट। चलिए तो अब एक एक करके हम सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन है वो कौन कौन से फेजेस में होता है, माइटोसिस डिवीजन है वो कौन कौन से फेज में होता, राइट। चलिए माइटोसिस राइट। तो माइटोसिस डिवीजन के 4 फेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, एंड थर्ड है एनाफेज, एंड लास्ट है टीलोफेज। लास्ट है हमारा टीलोफेज, राइट। तो इस तरीके से जो माइटोसिस है, माइटोसिस के 4 फेजेस हैं, है ना। फर्स्ट फेज है प्रोफेज, देन मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट। तो इसमें जो माइटोसिस में जो इसके फेजेस हैं, किस तरीके से ये इसकी प्रोसेस होती है उसको अब हम डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करते हैं, राइट। डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सेल डिवाइड होने से पहले उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाता है, एंड जो सेल है सेल की साइज भी इंक्रीज हो जाती है ना। तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं, डिवीजन होने से पहले जो प्रोसेस रहती है जिसमें सेल एक रेस्ट फेज में रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेज, राइट। इंटरफेज के बाद आती है सेल जो डिवाइड होने की प्रोसेस में, है ना। ये डिवाइड होने से पहले सेल की साइज में इंक्रीज हो जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है ना, प्रोटीन बन जाता है। उसके बाद क्या है, सेल एक जो डिविजनल वाले फॉर्म में जाती है। देन फिर क्या है, अब हम देखेंगे क्या, जो माइटोसिस की प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले इसमें आएगा, तो प्रोसेस कैसे चलेगी अब वो हम देखते हैं सीक्वेंस वाइज। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो सेल है, सेल का जो मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, सेल का जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो कंडेंस हो जाता है। इस तरीके से जो न्यूक्लियस है ना, सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, उसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो हमें एक क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, राइट। जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, है ना। और प्रोफेज के लास्ट में ये विजिबल भी हो जाते हैं, ये हमें थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं। देन होता है, उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, जो सेल है, सेल में जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है ना, ये सेल मेम्ब्रेन रहती है, इसमें जो क्रोमोसोम्स है, राइट, इसमें जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से कहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, ये इक्वेटर पे, जो जिसे हम बोल लेते हैं इक्वेटर, है ना। ये सेंट्रियोल है, इक्वेटर पे ये अरेंज हो जाते हैं, है ना। इसे क्या बोलेंगे, इक्वेटर, है ना। ये है इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं, राइट, जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे। मतलब ये सेंटर में आके ये एक प्लेट बना लेते हैं जिसे हम क्या बोल लेते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, राइट।
और इसमें जो सेंट्रियोल रहता है उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जो क्रोमोसोम है उसकी सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं और अपनी साइड खींचने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन आता है हमारा एनाफेज, राइट। एनाफेज, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो प्रोसेस है वो आपको इजीली समझ नहीं आएगी, तो आप लोग एक पेशेंस के साथ सुनिएगा और डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो चलिए, एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हुए थे, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या किया, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या किया, राइट। ये क्या है, जो सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ना, मतलब ये डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है, राइट। मेटाफेज में ये दिखती नहीं है और ना ही फिर ये एनाफेज में दिखती है। और इसमें क्या है कि जो इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको खींच रहे थे, है ना, तो वो अपनी साइड इन जो क्रोमोसोम्स है उनको खींच लाते हैं, है ना, और ये पोल्स की साइड मूव कर जाते हैं, पोल्स की साइड मूव कर जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, राइट। अपोजिट पोल की साइड मूव कर जाते हैं, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, है ना। तो ये होता है हमारा एनाफेज में। देन एनाफेज में इसके बाद क्या है कि जब टीलोफेज आता है, तो टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से क्या होंगे, कंडेंस हो जाते हैं, अपोजिट साइड में पहुंच जाते हैं और साइटोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब सेल में जो साइटोप्लाज्म रहता है वो भी डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से ये क्या, न्यू सेल बना लेते हैं। इस तरीके से क्या है, जो न्यू सेल बना लेते हैं, जो इसमें क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब उनको हम प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या बन गई, एक सेल से दो सेल, है ना, बनी ना दो सेल, एक सेल से कितनी सेल बन गई, दो सेल, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो माइटोसिस की जो प्रोसेस है किस तरीके से चली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आप ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, राइट। आप एक माइंड में इसका डायग्राम रहेगा तो आपको चीजें याद रहेंगी, राइट, इस तरीके से। देन इसके बाद इससे क्या हुआ, हमारी एक सेल से लास्ट में हमारी दो सेल्स बन चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो एक और डिवीजन होता है वो है हमारा मियोसिस डिवीजन, है ना। मियोसिस डिवीजन एक माइटोसिस डिवीजन की जो प्रोसेस है उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड है, और जो कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स में ही देखने को मिलती है, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है मियोसिस डिवीजन की, तो वहां पर हमें मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है, राइट। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, राइट। मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन भी टू फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट में एंड मियोसिस सेकंड में। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, राइट। ये टू फेजेस में होगा, मियोसिस सेकंड एंड मियोसिस फर्स्ट। तो जो मियोसिस सेकंड है वो लाइक माइटोसिस डिवीजन जैसा ही है, मियोसिस डिवीजन है वो माइटोसिस डिवीजन जैसा ही है, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका कौन सा जो फेज है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, वो है हमारा जो प्रोफेज फर्स्ट रहता है। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट रहता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इसको हम जल्दी से देखते हैं और ध्यान से सुनिएगा, राइट। इसको आप डायग्राम बनाते चलिएगा साथ में, राइट। चलिए, तो मियोसिस फर्स्ट को देखेंगे पहले, मियोसिस फर्स्ट, राइट। मियोसिस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट, सबसे पहले आएगा प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो भी सेल है, तो सेल है उसमें क्रोमोसोम्स इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम्स इस तरीके से विजिबल होते हैं, राइट। और ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट के कुछ पार्ट है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन,
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। राइट, तो ये हमारे जो प्रोफेज फर्स्ट के सब फेज हैं। राइट, प्रोफेज फर्स्ट है, ये 5 सब फेजेस में डिवाइड है, जो कि एक जिसमें ये जो हमारा क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम्स रहता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। राइट, इसलिए इसकी जो प्रोसेस है जो सब फेजेस में डिवाइड की गई है। राइट, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जो सेल है, सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से, है ना, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। राइट, है ना, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 2 क्रोमेटिड से मिलके बने रहते हैं, है ना, जैसे एंड फिर जाइगोटीन फेज में ये क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग करते हैं। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक के ऊपर एक रहते हैं, मतलब वो पेयर में एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बना लेते हैं। राइट, एक जैसे क्रोमोसोम हैं वो पेयरिंग करते हैं, है ना, जिससे कि आगे चल के फिर क्या होता है, पैकाइटीन में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब जो 2 क्रोमोसोम है जो पेयरिंग में है, उनके क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करती हैं, है ना, क्रॉसिंग ओवर करती है, मतलब कि ये एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाती हैं। राइट, इस तरीके से ये मतलब ये इस वाले क्रोमोसोम्स की ये वाली क्रोमेटिड एंड ऊपर वाली क्रोमोसोम्स की ये वाली जो क्रोमेटिड है वो क्रॉस ओवर करेगी, है ना, जिससे क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके। राइट, मतलब पास आएंगे, जिससे क्या है कि एक सेगमेंट जो जीन का सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो सके। राइट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। देन क्या होता है डिप्लोटीन में, राइट, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन को यहां समझते हैं। राइट, आप प्रॉपर तरीके से, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए डिप्लोटीन को यहां बता देते हैं। देन डिप्लोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स जो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये डिटैच होंगे, सेपरेट होने से इसमें क्या होगा, एक एक्स टाइप का, जो एक्स जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सी फेज में, डिप्लोटीन। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने के बाद ये क्या है, जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होंगे, तो ये एक्स शेप्ड बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइजमेटा। राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, नाम देते हैं काइजमेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें डिप्लोटीन फेज में हमको देखने को मिलता है। देन इसके बाद आती है डायाकाइनेसिस, है ना, तो डायाकाइनेसिस में फिर से क्या है, जो भी क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक्स टाइप का जो भी शेप बना वो सब खत्म हो जाता है, एंड फिर से जो सेल कंडेंस हो जाती है, जिसका जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो जाता है इस तरीके से। राइट, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो जाता है, हमें एक प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारी प्रोफेज फर्स्ट के जो सब फेजेस हैं, जो कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। राइट, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होता है कि जो लेप्टोटीन में हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, देन क्रोमोसोम्स है जो कि पेयरिंग करते हैं, जिसको जो प्रोसेस है पेयरिंग करने की प्रोसेस को, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, राइट। ये जो टर्म है जो कि जाइगोटीन में होता है, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं होमोलॉगस, वो पेयरिंग करते हैं, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। पेयरिंग करने के बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब एक के
एक जो क्रोमोसोम है उसका मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम में जाता है और एक्सचेंज होता है ना, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, राइट। उसके बाद डिप्लोटिन जो फेज आती है उसमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो खत्म होती है, जिसकी वजह से एक्स शेप बनता है जो क्रोमेटिड्स में, राइट, जिसको हम काइजमेटा बोलते हैं। देन क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, फिर से क्या है जो सेल है वो कंडेंस हो जाती है और उसमें हमें क्रोमोसोम्स प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायाकाइनेसिस, राइट। ये हमारी सब फेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना। देन अब हम देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के समझेंगे ना तो आपको इजी लगने लगेगा, राइट। इससे ज़्यादा डिटेल में आपके पीएससी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मोर देन इनफ है, राइट। चलिए इसके बाद क्या है, अभी हमने क्या देखा, प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट की जो हमारी लास्ट स्टेज थी वो क्या थी, कि जो क्रोमोसोम है पूरे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के बाद इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इस तरीके से, है ना, हमें एक प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होते हैं, राइट। देन मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में वही होता है कि जो इसके इक्वेटर पे आके जो क्रोमोसोम हैं वो अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं सेंट्रीओल से, जो कि इसको पोल्स की साइड खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, राइट, जो कि हमने माइटोसिस में भी देखा था, इस तरीके की प्लेट बनती है, राइट। इसके बाद क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट आएगा, जिसमें कि उसी तरीके से क्या होगा कि जो सेल्स हैं, सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की साइड मूव कर जाएंगे, अपोजिट पोल की साइड मूव करेंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से निकलती हैं वो अपनी साइड को खींच लाती हैं, है ना, इस तरीके से ये खींच लाती है, राइट, अपोजिट पोल की साइड। तो ये होता है एनाफेज में। देन टीलोफेज में होता है, टीलोफेज में दो सेल बन जाती हैं। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जो दो सेल हैं वो डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से, है ना, दो सेल बन जाएंगी और इसमें इस तरीके से जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। तो ये दो सेल बन गई। ये कौन सी फेज में हुआ, ये टीलोफेज फर्स्ट, राइट, ये टीलोफेज फर्स्ट। देन राइट, इसके बाद क्या हुआ, दो सेल बन गई, लेकिन जो हमारी मियोसिस प्रोसेस है ये यहीं तक नहीं रुकती है, ये मियोसिस प्रोसेस है ये यहाँ तक नहीं रुकती है, इसमें भी क्या होता है अभी, और जो मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड की भी इसमें प्रोसेस होती है, राइट, मियोसिस सेकंड की भी इसमें प्रोसेस होती है, जब जाके इसमें 4 सेल बन जाती हैं, राइट। मियोसिस सेकंड होगी मियोसिस फर्स्ट के बाद। तो मियोसिस जो फर्स्ट थी वो सेल डिवीजन की एक कॉम्प्लिकेटेड फेज है, और जब मियोसिस सेकंड देखेंगे जो हमारी मेटाफेज है, जो मियोसिस है माइटोसिस है, माइटोसिस प्रोसेस जैसे ही सेम देखने को मिलती है, राइट। अभी क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बन गई है, राइट। लास्ट में क्या हुआ, टीलोफेज जो फर्स्ट है उसमें 2 सेल बन गई, राइट। और इसमें क्या है कि क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज हुआ, राइट, जेनेटिक मटेरियल है इसमें एक्सचेंज हुआ। अब क्या होगा, सेल मियोसिस सेकंड फेज में एंटर करती है, मियोसिस सेकंड फेज में एंटर करती है, राइट। तो इसमें भी फिर क्या होंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड फेज रहेंगी, राइट। तो ये कंप्लीटली जो हमारी माइटोसिस प्रोसेस है उसके जैसी होगी, है ना। तो इसको जल्दी से हम देखते हैं। प्रोफेज सेकंड, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से हमें इसमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स इस तरीके से हमें
दिखाई देते हैं। और अभी क्या है कि हमें 2 सेल लेनी है, इसमें 2 सेल बनी थी हमारे टीलोफेज फर्स्ट में, 2 सेल बनी थी टीलोफेज सेकंड में, इसलिए ये 2 सेल चलेंगी, 2 सेल साथ साथ में डिवाइड होंगी, राइट। देन होगा हमारा मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। तो इसमें क्या है, उसी तरीके से जो एक इक्वेटर में इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, है ना, ये दोनों ही सेल में चलेगा साथ साथ में, राइट। इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। देन क्या आएगा, एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे और अपोजिट साइड की, अपोजिट पोल की साइड ये मूव कर जाएंगे, राइट। इस तरीके से अपोजिट पोल की साइड ये मूव कर जाएंगे, राइट। एंड देन क्या होगा, टीलोफेज सेकंड में, टीलोफेज सेकंड है वो लास्ट फेज है, राइट। टीलोफेज सेकंड है वो लास्ट फेज है जिसमें कि 4 सेल्स बनती हैं, है ना। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें से 2 सेल बनेंगी, राइट, 2 सेल बन जाएंगी और इससे भी 2 सेल बन जाएंगी, राइट। तो टोटल मिला के क्या हो जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमें दिखने लगती है। टीलोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दिखने लगती है। तो ये क्या हुआ, लास्ट में एक सेल से कितनी सेल बन गई, 4 सेल, राइट। एक सेल से कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल। तो ये था हमारा मियोसिस सेकंड फेज, राइट। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। और आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएगी तो आपको 2-3 बार अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, राइट। सीक्वेंस वाइज एक प्रोसेस चलती है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। ये था हमारा टोटल सेल डिवीज़न, ये था हमारा सेल डिवीज़न जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है, एनसीईआरटी लेवल पर हमने इसको देखा है, राइट। इससे आगे जो सेल डिवीज़न है वो आपके किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो हमने अपना जो लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला कि जो मियोसिस है उसमें एक सेल से, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, राइट। एक सेल से 4 सेल बनती हैं। और जबकि माइटोसिस डिवीज़न है उसमें एक सेल से 2 सेल बनती हैं, राइट। 2 सेल बनती हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। इसमें 2n है तो इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, और जबकि इसमें 2n अगर क्रोमोसोम्स है तो इसकी डॉटर सेल है उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में माइटोसिस में चेंज नहीं होगा, जबकि मियोसिस डिवीज़न है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। जैसे कि हम अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लें तो एक ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं 46, राइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं 46, राइट, 46, और जिसका हाफ हो जाते हैं 23, राइट। तो रिडक्शन डिवीजन जब होता है मियोसिस में 23 हो जाते हैं एक सेल में, और जबकि जो हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही रहते हैं। अब ये 46 जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो 44 क्रोमोसोम्स रहते हैं वो ऑटोसोम रहते हैं, ऑटोसोम। एंड इसमें जो 2 रहते हैं, 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं। जैसे कि अगर हम मेल में लें तो ये XY रहता है, 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से होता है हमारा पूरा लेक्चर फिनिश, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, है ना, समझ आया होगा। तो आप लोगों ने आई होप कि सारे जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं उनको आपने बनाया होगा प्रॉपर तरीके से, और डायग्राम्स के थ्रू आपने स्टडी करने की
कोशिश की होगी, राइट। तो अगर डायग्राम्स के थ्रू, बार बार कहूंगी कि अगर डायग्राम्स के थ्रू अगर आप बायोलॉजी की स्टडी करते हैं या फिर साइंस में किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट इतना इजी नहीं होता है कि आपको थ्योरेटिकल आपको अगर मैं पढ़ाऊँ यहाँ पे बोल के तो वो आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये हम अपनी बॉडी है, बॉडी की इंटरनल चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि हमें जनरली देखने को नहीं मिलती है एक्सटर्नली, राइट। जैसे सेल है, सेल तो बहुत छोटी रहती है जो कि हमें आसानी से दिखाई नहीं देगी, है ना। तो हम किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जब तक हमारे माइंड में इमेज नहीं बनती है तब तक हमें कोई चीज़ इजीली समझ में नहीं आती। फिर क्या होता है, हमें चीज़ों को रटना पड़ता है, जो कि रटते हैं तो हमें चीज़ें कभी याद ही नहीं रहती हैं, राइट, कभी याद ही नहीं रहती हैं और हम हाल में भूल जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करनी होगी, राइट, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना। और आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और क्या कमियां हैं वो भी आप बताते रहिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्लियर कर सकते हैं, राइट, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।